हाँ जी, तो फिर आज हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के बैरकपुर छावनी यानी कंटेनमेंट के एक सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे, जो कि 34th पार्ट ऑफ नेटिव इन्फेंट्री के एक पैदल सैनिक थे। उनको किसी सोर्स से ये पता चलता है कि जो उनकी बंदूक है उन बंदूकों में गाय के मांस का प्रयोग किया जाता है। जिस बात से गुस्सा होकर मंगल पांडे उनके जो ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेयर जिनका नाम होता है ह्वेसन, इनको मार देते हैं। और ये जो घटना घटित होती है ये 29 मार्च 1857 में होती है, जिसकी वजह से इस बात से उनको प्रिजनर में रखा जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। और ये बात फिर धीरे धीरे फैलने लगी मेरठ तक, जहां पर 24 अप्रैल को जो मेरठ छावनी के जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसमें जो 90 सोल्जर थे उन्होंने ग्रीड कार्ट्रिजेज यानी गन को प्रयोग करने से मना कर दिया। जिस बात से नाराज होकर 90 सोल्जर्स में से 85 सोल्जर्स को पनिशमेंट दी गई 9 मई को। जिस पनिशमेंट के कारण 10 मई को जो मेरठ छावनी के जो नेटिव 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और लाइट कैवलरी जो थी उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। और इस समय जो जनरल हैविट थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे मेरठ की कंटेनमेंट का और मेरठ छावनी की। और जिस बात से जो 11 मई को जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली को अप्रोच करने के लिए चले गए और 12 मई को उन्होंने बहादुर शाह जफर मतलब जो मुगल किंग थे उनको अपना लीडर डिसाइड कर दिया इस रिवोल्ट के लिए। तो अब हम दिल्ली में आ जाते हैं और दिल्ली का जो प्लेस ऑफ रिवोल्ट है वहाँ पर जो इनके लीडर है जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल बादशाह हैं और इनकी मदद कर रहे होते हैं बख्त खान। और इसी समय पे जो इंग्लिश ऑफिसर्स है जिनका नाम है निकोलसन हुडसन। इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में जो निकोलसन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है लड़ते लड़ते। जिस बात से गुस्सा गुस्सा होकर जो हुडसन है वो बहादुर शाह जफर को हुमायूं टोंग में पकड़ लेते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके 2 बच्चे मिलते हैं दो बच्चे मिलते हैं और एक उनका ग्रैंडसन मिलता है जिन्हें वो मार देते हैं। उनका जो नाम था जिनका नाम था मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर, जिनका मर्डर कर दिया जाता है हुडसन के द्वारा। और जो बहादुर शाह जफर है और जिन्नत महल है उनको रंगून डिपार्चर कर दिया जाता है। और 1862 एडी में जो लास्ट मुगल बादशाह है जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दिल्ली के रिवोल्ट के बाद हम देखेंगे कि लखनऊ में किस प्रकार के रिवोल्ट हुए। लखनऊ को उस समय अवध बोला जाता था और इस समय इंजाम लगा करते थे इनके ऊपर बैड गवर्नेंस के। ये बात चल रही है 4 जून 1857 एडी की, जहां पर अवध की जो रानी है जिनका नाम है बेगम हजरत महल और उनके बेटे का नाम है वर्जिरा कादिर। और इस समय जो इंग्लिश ऑफिसर है यहाँ पर जिनका नाम है कोलिन कैंपबेल। यहाँ पर जो बेगम हजरत महल है वो क्वीन है वजीर अली साहिब की। और जो ये रानी है जिनका नाम है बेगम हजरत महल, ये अपने बेटे ब्रिजेश कादिर को अवध के नवाब घोषित कर देती हैं। और जो हेनरी लॉरेंस है इनका मर्डर कर दिया जाता है लखनऊ में और इनको जिंदा जला दिया जाता है। और बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल की तरफ मूव कर जाती हैं। इसके बाद कानपुर तक ये रिवोल्ट फैल जाता है 5 जून 1857 तक, जहां पर नाना साहेब की मदद कर रहे थे तांत्या तोपे और इस समय जो इंग्लिश ऑफिसर है जिनका नाम है कोलिन कैंपबेल। ये खबर सुनने के बाद नाना साहेब है वो भी नेपाल की तरफ मूव कर जाते हैं। और इसी जून के महीने में झांसी में भी ये रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है और झांसी में रिवोल्ट लीड किया जा रहा था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा और तांत्या तोपे की मदद से। और इस समय जो इंग्लिश ऑफिसर है जिनका नाम है ह्यूज रोजे। और झांसी के बारे में अगर हम बोले तो झांसी को ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था और ये ट्रीटी ऑफ ईस्ट इंडिया के जरिए बनाया था। और जो झांसी है वो एक छोटा सा इस पार्ट है ईस्ट इंडिया का। और रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड है उनका नाम है गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम है दामोदर राव, जो कि एक अडॉप्टेड सन था जिनकी मृत्यु 1904 एडी में हो जाती है। और डलहौजी इनको परमिशन नहीं देता कि इसे झांसी का राजा बनाया जाए। जिस बात से नाराज होकर रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली जाती हैं और हेल्प की डिमांड करती है ईस्ट इंडिया से। और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर देती हैं ग्वालियर के अगेंस्ट और उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्किंदिया है वो लॉयल बने रहते हैं ब्रिटिशर्स के और रानी लक्ष्मीबाई की इसमें मौत हो जाती है लड़ते हुए ग्वालियर के अंदर। और ह्यूज रोजे जो है वो इस बात पे कहते हैं कि सी इज द ओनली मैन इन द इंडियन रिवोल्यूशनरी। और इसी महीने में फैजाबाद में भी रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है जिनको लीड कर रहा जा रहा था मौलवी अहमद उल्ला शाह।
और डंकासा। और इस समय जो इंग्लिश के जो ऑफिसर है जिनका नाम है रेनार्ड। और इसमें जो 22 नेटिव इन्फेंट्री है उसे कंसीडर कर लेते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना लीडर। और मौलवी अहमदुल्ला शाह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को हराया था। जिस बात से नाराज होकर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन पर 50,000 रुपये का इनाम रखती है मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर, और इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन्हें शूट कर दिया जाता है। इसके बाद जो रिवोल्ट स्टार्ट होता है जगदीशपुर में, जहाँ के जो लीडर हैं जिनका नाम है कुंवर सिंह, जो कि 80 साल के एक व्यक्ति हैं। और यहाँ पर इंग्लिश के जो ऑफिसर है जिनका नाम है विलियम टेलर। अगला जो रिवोल्ट स्टार्ट होता है जो कि बरेली में होता है, और यहाँ पर जो लीडर माने जाते हैं जिनका नाम है बख्त खान और खान बहादुर खान। और इंग्लिश के जो ऑफिसर हैं जिनका नाम है विंसेंट अयर। इसके बाद जो 8वां रिवोल्ट स्टार्ट होता है उसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो लीडर माने जाते हैं इस रिवोल्ट के जिसका नाम है लियाकत अली, और इंग्लिश ऑफिसर है जिनका नाम है करनाल नेल। इसके बाद फतेहाबाद में स्टार्ट होता है जिनके लीडर है अजीमुल्ला। और फिर इसके बाद बंदत में जिसके लीडर है साहूमल, जो कि एक जाट किसान थे। और इसके बाद सहेहाबाद में ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। सहेहाबाद नागपुर में है, और इनके जो लीडर है जिनका नाम है गोनू। और जो गोनू थे ये एक कोल आदिवासियों के साथ थे। इसके बाद अगला रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है मंदसौर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनके जो लीडर है जिनका नाम है शहजादा फिरोज, जो कि एक मुगल एम्परर माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस रिवोल्ट से ये समझ में आता है कि ये जो रिवोल्ट किया गया है ब्रिटिशर्स की जो नेटिव इन्फेंट्रीज थी, जो आर्मी थी और सिपाही म्यूटिनी थी, उस तरीके से रिवोल्ट किया गया। लेकिन इस रिवोल्ट में पब्लिक का जो भागीदारी है वो इंक्रीज हुई। इसके क्या क्या कारण थे? सबसे पहला कारण इसका ये बताया जाता है कि 1856 में बैड गवर्नेंस के द्वारा वजीर अली साहब को डिपोस्ट कर दिया जाता है, और अब जो बेगम हजरत महल है वो पब्लिक की जो सिंपैथी पाना चाहती थी। इसी समय पर 1856 के समय पर जो अवध है उन पे समरी सेटलमेंट को इम्पोज किया जाता है, और लैंडलॉर्ड की जो ज़मीन है उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, जिस बात से जो डिसकंसेंट पब्लिक में डिसकंसेंट आ जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और अवध इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट लिया था, क्योंकि जो बंगाल आर्मी थी उसकी जो नर्सरी मानी जाती थी अवध को। सोल्जर जो थे बंगाल आर्मी में वो मैक्सिमम अवध से आया करते थे, और अवध को बंगाल आर्मी का एक नर्सरी की तरह ट्रीट किया जाता था, माना जाता था। और जिसकी वजह से कि उन्होंने अवध की ज़मीन को हड़प लिया था, जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिला अवध के सोल्जर्स में, और ग्रीस कार्टिसिस की खबर इनको बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाई। और इसी समय पर जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने लैंड रेवेन्यू का जो टैक्स था उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रखा था, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उठ खड़े हुए। और अवध के बारे में अगर हम बात करें 1857 में इन्होंने ये बोला था लॉर्ड डलहौजी ने कि ये एक ऐसी चेरी है जो हमारे मुंह में आके गिरेगी, और ये अवध के लिए ही लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। अब कॉजेज के बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट जो थे इस रिवोल्ट के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो इम्पैक्ट रहा कि जो कंपनी की एग्जीक्यूटिव पावर थी वो डिक्रीज होती हुई चलेगी, और क्राउन सिस्टम इंक्रीज होता चला गया। रूल्स में बहुत बदलाव आए, लेकिन जो इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन था वो कंटिन्यू चलता रहा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, जो मुगल एम्परर थे इस रिवोल्ट के बाद ख़त्म हो गए। ये सिर्फ 1857 तक ही थे, और लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही माना जाता है। और इसके बाद भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, मतलब हड़प नीति का जो प्रोसेस था उसको त्याग दिया गया, अबेंडेंट और लेफ्ट कर दिया गया। जनरली जो जितने भी स्टेट थे वो आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर रहे थे, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश की सोवर्निटी थी और कंटिन्यूटी थी वो बनी रही। और इस रिवोल्ट के बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म को कंडक्ट किया गया, जैसे पील कमीशन को फाउंडेड किया गया, बनाया गया। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ने रेजिमेंट्स को डिवाइड किया और काउंटर पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया आर्मी में। जैसे ब्रिटिशर्स और इंडिया की जो संख्या होगी वो 1:2 हो जाएगी, और 1:3 काउंट की जाएगी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। जो रेशो है ब्रिटिशर्स का इंडिया वालों के साथ 1:2, 1 जो होंगे वो ब्रिटिशर्स के होंगे, 2 जो हो गए वो इंडिया के होंगे। ये इम्पोज किया गया बंगाल की तरफ,
और 1:3, 1 जो होंगे वो ब्रिटिशर्स के होंगे और 3 जो होंगे मद्रास और बॉम्बे के माने जाएंगे। और अब हिंदू का जो पार्टिसिपेशन था आर्मी वो कम होता चला गया। जैसे नंबर ऑफ यूरोपियन सिख जो थे उनको बढ़ाया गया, यूरोपियंस को बढ़ाया गया, सिखों को बढ़ाया गया, गोरखा जो रेजिमेंट थे उनको यूरोपियन आर्मी में एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन और स्ट्रेटेजिकली अपॉइंट किया जाने लगा। और सो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर देयर इज मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड, सो सो टू इट मिटिगेटेड इट। In the Council of India Act 1861 Act, participation were given to Indians in the administration but only for elite class Indians। और 1 नवंबर 1958 को जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया को किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी लेवल पर, जिस बात के लिए उन्होंने 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट को पास किया और इंडियंस को इंक्लूड किया गया इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। और जो सर्विस है वो एडवर्स नहीं होगी इंडियंस के, पर रियलिटी में जो ये सर्विस थी वो एडवर्स होती चली गई इंडियंस के लिए। और जो ब्रिटिशर्स है अब इस एम्पायर्स में किसी प्रकार का कोई दखल अंदाज नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वो अपना फोकस सिर्फ ट्रेड पे ही करें। और अब जो है इंडियन का एक्सप्लॉइटेशन और ज़्यादा होने लग गया, इंडियंस की जो वेल्थ थे उसका एक्सप्लॉइटेशन और तेज़ी से होने लग गया। और इसके बाद जो इंडियन में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो बढ़ता चला गया, और जिसकी वजह से वाइट मैन बर्डन थ्योरी बनी ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1857 रिवोल्ट में हमें नई चीज़ें देखने को मिली। जैसे हम बात करें कि पहले जो ओल्ड जो थिंकिंग थी लोगों की वो कैप्चर करना थी, लेकिन अब लोगों की जो थी वो न्यू डिमांड आने लग गई थी। अब ये लोग फुल स्टेट की डिमांड करने लग गए और डेमोक्रेसी की डिमांड करने लग गए थे। अब इन्होंने किंग की जगह लीडर को प्रेफर देना चालू कर दिया, और जो मैक्सिमम लीडर रहा करते थे वो मिडिल क्लास से आया करते थे, जिनको जो एजुकेशन दी थी वो ब्रिटिशर्स ने ही दी थी। और अब न्यू रेवोल्यूशंस होते थे, और ये जो रेवोल्यूशंस हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही हुआ करते थे। और इसका जो तरीका था वो वॉयलेशन था, मतलब हिंसा को साथ देने का था। लेकिन लोगों को अब पता चला कि अहिंसा के तरीके से भी हम किसी भी रिवॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और अब जो है ये जो रिवोल्ट है ये एक इंस्पिरेशन की तरह हो गया आने वाली कई जनरेशन्स के लिए। सेम इसी रिवोल्ट के बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया जो कि 1861 एडी में आया। अब जो गवर्नर जनरल है उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल के लिए, जिनमें एक मेंबर को ऐड किया गया और उस मेंबर को परमानेंट मेंबर कहलाया गया। और एक्स्ट्रा और एडिशनल मेंबर हो सकते हैं 6 और मैक्सिमम 12। और ये जो मिनिमम 6 हो सकते हैं और मैक्सिमम 12 ये आएंगे एलियट क्लास से ही आया करते थे, और ये इंडियन ही हुआ करते थे। और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दोबारा से लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, और ये एक इस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को शो करता है। इन्होंने कई तरीके के डिपार्टमेंट्स बनाना स्टार्ट करे और पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब जो है गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी रहा करती है। ओके, अगर हम सीक्वेंस के बारे में बात करें 1773 एडी में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था जिसके साथ 4 ऑफिशियल मेंबर रहा करते थे। फिर इसके एक साल के बाद 1774 एडी में गवर्नर जनरल और 3 मेंबर रहा करते थे। इसके बाद एक काउंसिल एक्ट आया जो कि 1833 एडी में आया था, जिसमें एक गवर्नर जनरल और 3 मेंबर और एक लो मेंबर रहा करेगा। इसका मतलब अब जो होंगे उसमें टोटल 1 गवर्नर और 4 मेंबर हुआ करेंगे। अब 1853 की अगर हम बात करें तो इसमें एक गवर्नर जनरल, 4 मेंबर जो कि परमानेंट रहेंगे, और 6 मेंबर जो होंगे वो एक्स्ट्रा मेंबर कहलाए जाएंगे। और इस 6 मेंबर एक्स्ट्रा मेंबर होंगे। और ऑल ओवर अगर हम एक्स्ट्रा मेंबर की बात करें तो जो एक्स्ट्रा मेंबर हैं ये मे बी मिनिमम 6 हो सकते हैं और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। तो अब ऑल ओवर जो 1861 एडी में जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें एक गवर्नर जनरल, 5 मेंबर, मिनिमम 6 मेंबर और मैक्सिमम 12 मेंबर रहेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के तहत। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस रिवोल्ट का नेचर क्या था, रियलिटी में क्या थी जो क्रांति थी, या सच में कोई क्रांति थी या कुछ और ही था। तो जो अकॉर्डिंग टू लेरेंस ये 1857 के रिवोल्ट के बारे में बताते हैं कि ये मात्र एक सिपाही म्यूटिनी है,
लेकिन इस बात पे क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सच में सिपाही म्यूटिनी थी या फिर क्वेश्चन उठते रहे थे अवध में बार बार गुड गवर्नेंस के ऊपर। और दूसरे व्यक्ति की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू टी.आर. होम्स, जो कि 1857 को रिवोल्ट का ये बताते हैं कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट था सिविलाइजेशन को और बर्बरिज्म के बीच में। लेकिन ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री थॉट्स को दर्शाता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स सो मोर बार्बरिज्म देन इंडियंस। इसके बाद तीसरे व्यक्ति की अगर हम बात करें, जिनका नाम था L.E.R. रीस, ये इनको एक फैनेटिक रिलीजनिस्ट की बात कहते हैं। इनके बाद जो चौथे व्यक्ति हैं, जिनका नाम है ओट्राम और टेलर, ये बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की एक कॉन्स्पिरेंसी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो कि ये शो किया करती है कि जो लो मेंटेलिटी है ब्रिटिशर्स की, इस बातों को शो किया करती है। एक जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है बेंजामिन डिसरेल, वो बताते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट है ये एक नेशनल अपराइजल है, मतलब राष्ट्र विद्रोह है। और बाद में ये ब्रिटिशर्स के पीएम बनाए जाते हैं बेंजामिन डिसरेल्स को। इसके बाद जो इंडियन हैं जिनका नाम है R.C. मंजूमदार, ये 1957 एडी को ये बताते हैं कि ये ना तो कोई पहला था, ना तो आखिरी रहेगा, और ना ही ये नेशनल था, और ना ही ये फ्रीडम स्ट्रगल था। इन्होंने बताया कि इस तरीके के रिवोल्ट ऑलरेडी इंडिया में हुआ करते थे और होते हैं। वो इस बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेशनलिज्म नहीं था इंडिया में, क्योंकि पंजाब, सिक्किम और मद्रास, इन्होंने इस रिवोल्ट को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं किया था। और मोस्टली जो यहाँ पर रेबिलियंस थे वो फाइट कर रहे थे आपस में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए। इसके बाद एक दूसरे हिस्टोरियन है जिनका नाम है एस एन सेन, जो कि रिप्लाई करते हैं R.C. मंजूमदार को। एस एन सेन के अकॉर्डिंग जो पूरा का पूरा नेशन है वो किसी भी चीज़ों को ज्वाइन नहीं करता। जनरली अगर कोई भी रेवोल्यूशन हो रहा है तो उस ग्रुप में एक जो मेजर ग्रुप्स हुआ करते हैं वही उस रेवोल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं और उस रेवोल्यूशन को आगे चलाते हैं। तो सो इट वाज आल्सो हैपन एज ए रिवोल्ट इन 1857 एडी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कुछ रेडिकल एलिमेंट्स भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिए थे, जिसकी वजह से कॉमन लोगों को भी इस रिवोल्ट में फांसियाँ मिली। हाँ, लेकिन ये बात प्रूफ होती है कि जो इंडियन की जो डेस्टिनेशन थी वो ब्रिटिशर्स रूल्स को हटाने के लिए थी। और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि शुरुआती तौर पर ये जो क्रांति थी ये एक सिपोही म्यूटिनी थी, लेकिन बाद में एक फ्रीडम स्ट्रगल बन गया। इसमें इन्होंने कंक्लूड किया, इट वाज फार मोर देन सिपोही म्यूटिनी येट मच लेस देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अकॉर्डिंग टू विनायक दामोदर सावरकर सेड, जो 1857 का रिवोल्ट है ये पहला इंडिया का भारतीय स्वतंत्रता की एक लड़ाई थी, जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स को मजबूर किया अपनी स्ट्रैटेजी उसको चेंज करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि इस क्रांति के फेल होने के क्या क्या कारण थे, सबसे पहला कारण ये माना जाता है कि जो क्रांति थी ये पूरी की पूरी कंट्री में नहीं हुई, ये कुछ लिमिटेड एरिया में रही, जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, और इसके अलावा बाकी के जो एरिया थे वो सेपरेट रहे। किसी भी प्रकार के कोई भी अच्छे लीडर इन लोगों को नहीं मिले, क्योंकि इससे पहले ही बहादुर शाह, नाना साहेब और जो फ्यूडल सिस्टम थे उससे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स से ये लोग डिफीट हो चुके थे, जिसकी वजह से इनके पास कोई स्पेशल लीडर नहीं बचे थे। इनके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं थी। विदाउट स्ट्रेटजी और विदाउट प्लान किसी भी रिवोल्ट को सक्सीड नहीं किया जा सकता। इंडिया के पास, रिवोल्टर्स के पास लैक ऑफ रिसोर्स थे, जिसकी वजह से ये इस क्रांति को आगे बढ़ा नहीं पाए। और इन्होंने जो रिवोल्टर्स थे इन्होंने इस्तेमाल किए तलवार और भालों का, जो इस समय जो वेपन्स है वो ऑलरेडी बहुत पुराने हो चुके थे। ये वही वाला समय है जब बहुत सारे जो राजा हैं वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अधीन हो चुके हैं और उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाने की बहुत कोशिश करी। हालांकि ये माना जाता है कि बहुत सारे जो सिपाही थे उन्होंने ग्रीस कारतूस के होते हुए जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी पोस्ट से अपने आप को हटा दिया, लेकिन ये माना जाता है कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो स्टिल ब्रिटिशर्स के सगे थे। और ऐसा भी बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट कमांडर्स थे, लेकिन इंडिया के पास इतने कॉम्पिटेंट कमांडर नहीं थे।
अगर हम बात करें इनके जो कॉम्पिटेंट कमांडर थे जिनका नाम था निकोल हुडसन, हेज रोज एक्सेट्रा। या तो एक बात ये भी कही जा सकती है कि ब्रिटिशर्स के लिए ये एक फेवरेबल कंडीशन थी, क्योंकि क्रीमिया और चाइना की जो वॉर थी वो एंड हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी तरीके से फोकस करना शुरू कर दिया था इस रिवोल्ट को दबाने का। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को बहुत ब्रूटली सप्रेस करने की कोशिश करी, इसलिए जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन ही नहीं किया। और इंडिया के जो रिवोल्टर्स थे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी फॉरेन सपोर्ट नहीं मिला, और देर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडियन रिबिलियंस। ऐसा कहा जाता था कि 31 मई है 1857 इस रिवोल्ट के स्टार्ट करने का दिन था, लेकिन इन्होंने रिवोल्ट को 10 मई से ही स्टार्ट कर दिया था मेरठ से, और बाद में इस रिवोल्ट को तोड़ दिया गया अलग अलग दिनों के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये रिवोल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होने शुरू हुआ, जिसकी सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि ब्रिटिशर्स को इस रिवोल्ट को दबाने में आसानी हुई। और ऐसा भी बोला जाता है कि रेलवे ने और टेलीग्राम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। और जो इंडियंस के उस समय जो सेंटिमेंट्स की उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रिबिलियंस थे वो आपस में लड़ रहे थे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। 31 मई की बात करें, जो अजमुल्ला थे वो लंदन गए हुए थे नाना साहब की पेंशन के लिए ब्रिटिशर्स के बाद, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस पेंशन के लिए मना कर दिया था। और जो रंगोजी बापू थे वो सतारा के राजा की पेंशन की बात करने के लिए गए थे लंदन में, लेकिन इन्हें भी इस पेंशन के लिए मना कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये हर जगह की बात है कि इनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, जिसकी वजह से अजीमुल्ला और रंगोली बापू जो थे उन्होंने इस रिवोल्ट को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करी। और इसी समय से थोड़ी दूर, जैसे 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ डिक्लेरेशन अनाउंस्ड की गई मुगल एम्परर के द्वारा, और ये अनाउंस किया गया कि इस रिवोल्ट को हर बच्चा, बूढ़ा, वुमन, हर कोई इस रिवोल्ट को ज्वाइन करे। और ये जो डिक्लेरेशन हुई थी ये बहादुर शाह जफर के नाम से की गई थी। कुछ बुक हैं जो 1857 रिवोल्ट को रिलेट करती है अलग अलग चीज़ों से, जैसे रमेश चंद्र मजूमदार की बुक है, उनकी बुक का नाम है द सुपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। वीर सावरकर की बुक है जिनका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड जो बुक है जिनका नाम है अशोक मेहता, वो लिखते हैं द ग्रेट रिबिलियंस। फोर्थ जो राइटर है जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ सेन, जो कि 1857 एडी बाय द गवर्नमेंट हिस्टोरिशियन। फिफ्थ जिनका नाम है कैप्टन प्रिचार्ड, जो कि म्यूटनी इन राजपूताना। और सिक्स्थ जो राइटर है जिनका नाम है नाथुराम खाडगावत, जो कि बुक का नाम लिखते हैं द रॉयल ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857 रिवोल्ट।